हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का MCQ पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें है यूनिट नंबर 5 रेसिप्रोकेटिंग मशीन। और यहाँ पे दो टॉपिक हम स्टडी करेंगे, स्टीम इंजन एंड IC इंजन। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहें। तो MCQ स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे रेसिप्रोकेटिंग मशीन के बारे में। तो एक ऐसा मशीन जो रेसिप्रोकेटिंग एक्शन के थ्रू पावर डेवलप करता है, तो उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मशीन और रेसिप्रोकेटिंग इंजन। अब यहाँ पे दो टॉपिक है, स्टीम इंजन एंड IC इंजन। तो स्टीम इंजन को हम जनरली बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्टीम जनरेट होता है वो बॉयलर में होता है, और हम इस स्टीम को यूज करते हैं स्टीम इंजन में। तो जो कंबशन हो रहा है वो आउटसाइड द इंजन हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और दूसरा होता है IC इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब जो कंबशन होगा वो पिस्टन सिलेंडर के अंदर ही होगा, इनसाइड सिलेंडर होगा, इनसाइड पिस्टन सिलेंडर होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। तो चलिए हम चलते हैं अब MCQ की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टीम इंजन वर्क्स ऑन। स्टीम इंजन किस साइकिल पे काम करता है? ऑप्शन कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल, मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल, रीजनरेटिव साइकिल। तो जो स्टीम इंजन है वो रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ डी-स्लाइड वाल्व इन अ स्टीम इंजन इज। ऑप्शन ओनली टू एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम सिलेंडर, option B only to admit steam from cylinder, option C to admit and also exhaust steam from cylinder, option D none of the above। तो जो देखिए डी स्लाइड वाल्व होता है, डी स्लाइड वाल्व इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि डी शेप का दिखता है और ये स्लाइड करता है इनसाइड सिलेंडर। तो यहाँ पे डी स्लाइड वाल्व का काम क्या होता है? टू एडमिट एंड एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम सिलेंडर। ये एडमिट करने का भी काम करता है और एग्जॉस्ट करने का भी काम करता है। तो ये दोनों फंक्शन ऑपरेट करता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड स्टीम इंजन इज वन। ऑप्शन स्टीम एक्सपैंड ट्वाइस, option B two engines are combined together, option C major parts are repeated together, option D several units are put together। तो देखिए कंपाउंड स्टीम इंजन एक ऐसे स्टीम इंजन को बोलते हैं जिसमें स्टीम जो होता है वो ट्वाइस एक्सपैंड करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टू इंजन्स आर कंबाइंड टुगेदर। तो कंपाउंड का मतलब होता है कंबाइनिंग टुगेदर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्टीम के एक्सपेंशन के हिसाब से कंपाउंड स्टीम इंजन नाम दिया गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम फैक्टर इज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायग्राम फैक्टर की। तो डायग्राम फैक्टर होता है रेशियो किसका किसका? एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम टू थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम। तो जो एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम होता है उसमें कुछ लॉसेस होते हैं, है ना, तो उसकी वजह से एक्चुअल कम होता है और थ्योरेटिकल ज्यादा होता है। तो डायग्राम फैक्टर क्या होगा? लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी और जीरो। तो डायग्राम फैक्टर लेस देन यूनिटी होगा क्योंकि एक्चुअल जो होगा कम होगा एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थ्रोटल गवर्निंग इनटेक स्टीम। जब थ्रोटल गवर्निंग होता है तो जो इनटेक स्टीम कैसे वेरी करता है? तो ऑप्शन प्रेशर इज वेरिड, टेम्परेचर इज वेरिड, वॉल्यूम इज वेरिड, नन ऑफ द एबव। तो जब थ्रोटल गवर्निंग होता है तो इनटेक स्टीम का जो प्रेशर होता है वो वेरी करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कट ऑफ गवर्निंग इनटेक स्टीम। ऑप्शन प्रेशर इज वेरिड, टेम्परेचर इज वेरिड, वॉल्यूम इज वेरिड, नन ऑफ द एबव। तो जब इन
थ्रोटल गवर्निंग में क्या होता है, प्रेशर वेरी करता है, लेकिन जब कट ऑफ गवर्निंग की बात करते हैं तो वहां पे वेरी करता है वॉल्यूम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर कट ऑफ गवर्निंग इन इनटेक स्टीम वॉल्यूम इज वेरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ इसेंट्रिक रॉड इन स्टीम इंजन इज टू। जो इसेंट्रिक रॉड होता है स्टीम इंजन में उसका फंक्शन क्या होता है, ऑप्शन कन्वर्ट रोटरी मोशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट इनटू टू एंड फ्रो मोशन। मतलब जो क्रैंकशाफ्ट का रोटरी मोशन होता है उसको टू एंड फ्रो मोशन ऑफ वाल्व रॉड के टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, मतलब रेसिप्रोकेटिंग एक्शन को ही हम जनरली बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ऑप्शन बी प्रोवाइड एसएचएम टू डिस्लाइड वॉल्व। ऑप्शन सी impart sliding motion to D-slide valve. ऑप्शन डी कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू रोटरी मोशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्या करता है, जो क्रैंक शाफ्ट का रोटरी मोशन होता है उसको उस रोटरी मोशन के वाल्व रॉड के टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट करने का काम करता है क्या, इसेंट्रिक रॉड। तो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू स्वेप्ट वॉल्यूम इज नोन एज। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक्सपेंशन, कट ऑफ रेशियो, कंप्रेशन रेशियो और क्लियरेंस रेशियो। तो क्लियरेंस वॉल्यूम Vc अपॉन क्या दिया हुआ है, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम का मतलब है Vs, Vc अपॉन Vs। तो Vc देखिए क्लियरेंस वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में यहाँ पे क्या है, पिस्टन है। तो पिस्टन जब आईडीसी पे हो, पिस्टन कहाँ पे हो, जब आईडीसी पे हो, इनर डेड सेंटर। अगर ये वर्टिकल सिलेंडर होता तो ये हो जाता टीडीसी। तो अगर आईडीसी पे अगर पिस्टन हो तो यहाँ पे पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कुछ स्पेस रहता है, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। जब पिस्टन आईडीसी से ओडीसी आउटर डेड सेंटर पे अगर ट्रेवल करता है तो उसको हम बोलते हैं, ये जो वॉल्यूम होता है इसे हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना, या सक्शन वॉल्यूम बोल सकते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन है क्लियरेंस रेशियो, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस रेशियो। अब कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, तो कंप्रेशन रेशियो जहां से आप कंप्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं वहां का वॉल्यूम, और मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ का वॉल्यूम टू यहाँ का वॉल्यूम, जहां से आपने अगर ओडीसी से कंप्रेशन स्टार्ट किया तो ओडीसी का वॉल्यूम बाई आईडीसी का वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। और यहाँ पे देखिए कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो जनरली डीजल इंजन में या स्टीम इंजन में भी यूज किया जाता है। तो कट ऑफ का मतलब ये है कि जहां पे आपने स्टीम सप्लाई करना बंद कर दिया और जहां से आपने स्टार्ट किया था उन दोनों के वॉल्यूम के रेशियो को बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। एक्सपेंशन रेशियो का मतलब एक्सपेंशन जहां पे खत्म हुआ वहां का वॉल्यूम और जहां से स्टार्ट हुआ था उन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो। तो ये सारे वॉल्यूम का रेशियो होते हैं, तो ये सारे आपको रेशियो याद रखना है। तो 8 के लिए जो क्लियरेंस, चूंकि हमसे पूछा गया था क्लियरेंस वॉल्यूम टू स्वेप्ट वॉल्यूम, तो ये होता है क्लियरेंस रेशियो, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आईसी इंजन्स पावर डेवलप्ड इनसाइड द सिलेंडर इज नोन एज। जो आईसी इंजन होता है, आईसी का मतलब है इंटरनल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन में जो पावर डेवलप होता है इनसाइड सिलेंडर उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन ब्रेक हॉर्स पावर, ऑप्शन बी इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ऑप्शन सी पंपिंग पावर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो जो सिलेंडर के अंदर पावर डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर, या आईएचपी भी इसे बोला जाता है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर अवेलेबल एट द क्रैंक शाफ्ट और शाफ्ट ऑफ एन आईसी इंजन इज नोन एज। तो जो शाफ्ट पे पावर अवेलेबल होता है, क्योंकि जो पावर डेवलप हुआ सिलेंडर के अंदर उसको हम बोलते हैं आईएचपी, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। अब ये पावर ट्रांसफर हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसमिटिंग डिवाइस शाफ्ट पे। तो शाफ्ट पे जो पावर अवेलेबल होगा उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, नेट इंडिकेटेड हॉर्स पावर और नन ऑफ द एबव। तो जो शाफ्ट पे पावर अवेलेबल होता है उसे हम बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। और यहाँ पे ब्रेक हॉर्स पावर
और इंडिकेटेड हॉर्स पावर का रेशियो को हम बोलते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी। ये भी आपको याद रखना है, मैकेनिकल इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर बीएचपी या बीपी अपॉन आईपी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो गया, तो आपको मैकेनिकल इफिशियंसी याद रखना है, और जो शाफ्ट पे पावर अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंपिंग पावर इज अ पावर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। पंपिंग पावर की अपन बात करते हैं तो ऑप्शन सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, बोथ ए एंड बी। तो जो हमारा आईसी इंजन होता है उसमें 4 स्ट्रोक, आपने पढ़ा होगा कि 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं और 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। अब 2 स्ट्रोक में डीजल भी होता है, 2 स्ट्रोक में क्या होगा आपका डीजल भी होगा और पेट्रोल भी होगा। क्या क्या, डीजल एंड पेट्रोल। वैसे ही क्या होगा 4 स्ट्रोक में क्या होगा, डीजल भी होगा और पेट्रोल भी होगा, है ना। तो अगर 4 स्ट्रोक की बात करें तो सबसे पहला क्या होता है, सक्शन, है ना। सक्शन में क्या होता है, पिस्टन कहाँ से, टीडीसी से बीडीसी आता है, और उसके बाद होता है कंप्रेशन, पिस्टन कहाँ जाता है, बीडीसी से टीडीसी, और उसके बाद होता है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में क्या होगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा, और लास्ट स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा, और जो थर्ड स्ट्रोक जो हमने बात किया था एक्सपेंशन स्ट्रोक, इसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक भी, क्योंकि यहीं से पावर डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पंपिंग पावर। तो पंपिंग पावर कब रिक्वायर्ड होता है, तो बोथ सक्शन एंड कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन और सक्शन स्ट्रोक के लिए जो पावर हमें चाहिए होता है उसी को हम बोलते हैं पंपिंग पावर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन द साइकिल। तो पेट्रोल इंजन किस साइकिल पे काम करता है, ऑप्शन ऑटो, डीजल, कार्नोट और जूल। तो यहाँ पे जो पेट्रोल इंजन होता है वो ऑटो साइकिल पे काम करता है, और ऑटो साइकिल को हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि जो हीट एडिशन होता है ऑटो साइकिल में वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों। तो ये याद रखना है आपको। और पेट्रोल इंजन को एसआई इंजन भी बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए डीजल इंजन है, वो डीजल साइकिल पे काम करता है, और इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं, क्योंकि हीट एडिशन जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, लेकिन हीट रिजेक्शन जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो ये डीजल साइकिल, जो डीजल इंजन है डीजल साइकिल पे काम करेगा, इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं। इसे हम सीआई इंजन भी बोलते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, क्योंकि कंप्रेशन के जरिए ही इग्निशन होता है। इसी में नेक्स्ट है हमारा कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल एक आइडियल साइकिल है जिसकी इफिशियंसी 100% होती है। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक और 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपको याद रखना है। और जो कार्नोट साइकिल होता है वो उसकी इफिशियंसी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लिमिट, मतलब रिजर्वायर के टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, उसमें वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता है। तो कार्नोट से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है जूल साइकिल, जिसे हम ब्रेटन साइकिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज एन एसआई इंजन। एसआई इंजन का मतलब है स्पार्क इग्निशन इंजन, अभी हमने जस्ट बात किया है। ऑप्शन डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन, नन ऑफ द एबव। तो एसआई इंजन का मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन इज अ पेट्रोल इंजन, अभी इसके जस्ट पहले हमने ऑटो साइकिल और पेट्रोल इंजन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a 4-stroke engine the number of revolution of the crankshaft for complete of working cycle is। जो 4-stroke इंजन होता है उसमें क्रैंक शाफ्ट का कितने रेवोल्यूशन होते हैं। तो 4 स्ट्रोक का मतलब अभी हमने बताया था सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। तो जब सक्शन कंप्रेशन होता है तो आपका क्रैंक, जब सक्शन होता है तो एक स्ट्रोक में क्रैंक कितना रोटेट करता है, 180 डिग्री, है ना। दूसरे स्ट्रोक में 180 डिग्री, तो कितना हो गया 360। फिर तीसरे में फिर से 180, फिर चौथे में फिर से 180, तो ये हो गया 720 डिग्री ऑफ क्रैंक शाफ्ट रोटेशन। तो कितने रेवोल्यूशन होंगे क्रैंक के, क्रैंक शाफ्ट के कितने, 1, 2, 3 और 4,
तो कितने होंगे 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये भी याद रखना है 2 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 720 डिग्री। और अगर यहीं पे 2 स्ट्रोक होता तो 2 स्ट्रोक में सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट सारे 4 स्ट्रोक होते हैं, लेकिन 2 स्ट्रोक एट ए टाइम होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, है ना। ये चारों में से कोई कंबाइंड एकदम नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिक्सअप होता है। तो यहाँ पे अगर 4 स्ट्रोक है तो 2 बार क्रैंक शाफ्ट रिवॉल्व करेगा, अगर 2 स्ट्रोक है तो 1 बार क्रैंक शाफ्ट रिवॉल्व करेगा, और 1 बार का मतलब है 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, theoretically 4 stroke engine should develop power as compared to 2 stroke engine is। तो अगर theoretically हम बात करें तो 4 stroke को कितना पावर डेवलप करना चाहिए as compared to 2 stroke। तो देखिए 4 stroke में सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, मतलब जब ये 2 बार क्रैंक रिवॉल्व कर रहा है तो 1 बार पावर डेवलप कर रहा है। जबकि अगर 2 स्ट्रोक की बात करें, जब 1 बार क्रैंक रोटेट करेगा तो 1 बार पावर डेवलप करेगा। इसका मतलब ये है कि 4 स्ट्रोक इंजन शुड डेवलप पावर एज कंपेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन इज। तो कितना पावर डेवलप करना चाहिए? तो जनरली ऑप्शन क्या है, हाफ, सेम, डबल, 4 टाइम्स। तो देखिए सेम तो हो नहीं सकता, डबल तो और भी नहीं हो सकता, 4 टाइम्स और भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 बार में 1 पावर डेवलप कर रहा है और 1 बार में ही 1 पावर डेवलप कर रहा है। तो 4 स्ट्रोक कितना डेवलप करेगा? हाफ करेगा एज कंपेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन इन कंपैरिजन टू 4 स्ट्रोक इंजन इज। तो मैकेनिकल इफिशियंसी की हम बात करें 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन का, तो देखिए यहाँ पे चूंकि पावर डेवलप कर रहा है ये 2 स्ट्रोक 1 बार में और 4 स्ट्रोक कितने बार में? 2 बार में। तो मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होना चाहिए? बीपी अपन आईपी, अभी हमने बात किया था, तो बीपी अपन आईपी, तो ऑब्वियसली 2 स्ट्रोक की मैकेनिकल इफिशियंसी शुड बी मोर। अब बाकी सेम, लेस ये अब नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पावर डेवलप जो हो रहा है वो फास्ट हो रहा है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल इफिशियंसी ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन इन कंपैरिजन टू 4 स्ट्रोक इंजन। अब हम बात कर रहे हैं थर्मल इफिशियंसी किसकी? 2 स्ट्रोक को कंपेयर कर रहे हैं हम 4 स्ट्रोक से। तो देखिए मैकेनिकल इफिशियंसी तो मोर थी, लेकिन जब थर्मल इफिशियंसी की बात होती है तो थर्मल इफिशियंसी 2 स्ट्रोक इंजन का कम होता है, क्योंकि 2 स्ट्रोक में लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम बोलते हैं स्कैवेंजिंग, जो फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता है, या बर्न होने से पहले जैसे सक्शन होता है तो उस कंडीशन में फ्यूल बगैर बर्न हुए या बगैर कंप्रेस हुए और थोड़ा बाहर निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्कैवेंजिंग। तो स्कैवेंजिंग की वजह से थर्मल इफिशियंसी जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक, चाहे डीजल हो या पेट्रोल इंजन। तो ऑप्शन क्या है? मोर, सेम, लेस, नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल इफिशियंसी ऑफ पेट्रोल इंजन इन कंपैरिजन टू डीजल इंजन इज। तो पेट्रोल इंजन की थर्मल इफिशियंसी एज कंपेयर टू डीजल इंजन क्या होता है? ऑप्शन मोर, सेम, लेस और नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लेस। जो पेट्रोल इंजन की थर्मल इफिशियंसी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू डीजल इंजन, क्योंकि पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू डीजल इंजन। ठीक है, तो ये आपको जो 15, 16, 17 एंड 18 क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, कहीं 2 स्ट्रोक, कहीं 4 स्ट्रोक और कहीं डीजल और कहीं एसआई है ना। तो ये आप क्लियरली देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल इफिशियंसी ऑफ गुड आईसी इंजन एट द रेटेड लोड इज इन द रेंज ऑफ। जो गुड आईसी इंजन होते हैं, आईसी इंजन का मतलब है इंटरनल कंबशन, जिसमें डीजल और पेट्रोल दोनों आ रहे हैं। तो अगर रेटेड लोड पे अगर आप आईसी इंजन को रन कर रहे हैं तो उनकी इफिशियंसी किस रेंज में होनी चाहिए? ऑप्शन 80 to 100%, 60 to 70%, 30 to 35%, 10 to 20%। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, 30 to 35%। इससे ज्यादा मैक्सिमम 40
जाता है, किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन 30 to 35% ही थर्मल इफिशियंसी होती है, क्योंकि हीट लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, जो 4 स्ट्रोक साइकिल होता है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेट्रोल इंजन में 4 स्ट्रोक जो साइकिल होता है, सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, ओनली एयर इज सक्ड इन, ऑप्शन बी ओनली फ्यूल इज सक्ड इन, ऑप्शन सी मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो जब पेट्रोल इंजन की हम बात करते हैं तो ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, चाहे 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, वहां पे मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल आता है इनसाइड सिलेंडर। और ये मिक्सचर कहाँ तैयार होता है, एक कार्बोरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जहां पे करेक्ट रेशियो में मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर मिक्स होता है ना। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या आएगा, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। अगर ये डीजल इंजन होता है, गलती से अगर ये डीजल इंजन होता तो डीजल इंजन में सिर्फ और सिर्फ एयर आता है, याद रखिएगा। पेट्रोल इंजन में तो आपके मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल आएगा, लेकिन डीजल इंजन में सिर्फ और सिर्फ एयर आता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा गांव में कि जब एलिमेंट से हम डीजल को बंद करते हैं और बंद नहीं होता है गलती से, तो हम क्या करते थे, जहां से एयर पास होता था वहां अपना हाथ रख दीजिए तो डीजल इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि सक्शन के दौरान सिर्फ और सिर्फ एयर आता है इनसाइड सिलेंडर। जब कंप्रेशन हो जाता है या एट द एंड ऑफ कंप्रेशन हम डीजल को स्प्रे करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल फॉर पेट्रोल इंजन, चाहे वो 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेट्रोल इंजन चार्ज इज इग्नाइटेड विथ, जब पेट्रोल इंजन की हम बात करेंगे तो चार्ज किसके द्वारा इग्नाइट किया है, तो ऑप्शन ए स्पार्क प्लग, कंप्रेशन, बोथ, मतलब स्पार्क प्लग एंड कंप्रेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इग्निशन जो होता है फ्यूल का वो स्पार्क प्लग के थ्रू होता है। तो याद रखना है पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है, लेकिन डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं लगा होता है। वहां पे जो कंबशन होता है ड्यू टू कंप्रेशन, इसीलिए कंप्रेशन रेशियो जो होता है डीजल इंजन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन, क्योंकि ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर तक जैसे ही पहुंचता है तो हमारा जो पेट्रोल होता है डीजल होता है वो बर्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेशन रेशियो इन पेट्रोल इंजन रेंजेस फ्रॉम, तो कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन 6 to 10, 10 to 15, 15 to 25, 25 to 40। तो जब पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो वेरी करता है 6 to 10, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन रेंजेस फ्रॉम, जब डीजल इंजन की बात करेंगे तो ऑप्शन सेम है। यहाँ पे जो डीजल इंजन की जो कंप्रेशन रेशियो होता है ऑप्शन सी 14 to 22, 14 से 22 तक वेरी करता है, किसी किसी बुक में आपको 15 या 16 से 25 भी रहता है। तो यही रेंज होना चाहिए, 14-15 से लेकर 22-24 या मैक्सिमम 25, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड 14 to 22, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेटर ऑन एन इंजन इज यूज्ड टू डिटरमाइन, जो इंडिकेटर होता है वो किससे डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर, स्पीड, टेम्परेचर, आईएचपी इंडिकेटेड हॉर्स पावर एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो जो इंडिकेटर होता है वो दो फैक्टर को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, पहला है इंडिकेटेड हॉर्स पावर और दूसरा है मीन इफेक्टिव प्रेशर। और जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, VS, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ अ डीजल इंजन विथ फिक्स्ड कंप्रेशन रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, तो जो डीजल इंजन का मीन इफेक्टिव प्रेशर है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ऑप्शन इंक्रीजिंग कट ऑफ रेशियो, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग बैक प्रेशर, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग प्रेशर, ऑप्शन डी रिड्यूसिंग चार्ज डेंसिटी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंक्रीजिंग कट ऑफ रेशियो। जब कट ऑफ रेशियो को आप इंक्रीज करेंगे तो मीन इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीज होगा या इंप्रूव होगा डीजल इंजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सीआई इंजन। सीआई का मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन को क्या बोलते हैं? डीजल इंजन। ऑप्शन फ्यूल पंप, डीजल इंजन में फ्यूल पंप होता है। ऑप्शन बी फ्यूल इंजेक्टर भी होता है। ऑप्शन सी कार्बोरेटर। ऑप्शन डी फ्लाईव्हील। तो अभी हमने बात किया था कि जब पेट्रोल इंजन में हम एयर और फ्यूल को मिक्स करते हैं, और कहाँ मिक्स होता है? कार्बोरेटर में, एक प्रॉपर रेशियो में होता है। तो कार्बोरेटर ये आपको पेट्रोल इंजन में ही देखने को मिलेगा, डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा सीआई इंजन से रिलेटेड नहीं है? कार्बोरेटर। कार्बोरेटर इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूल एयर रेशियो फॉर मैक्सिमम पावर ऑफ एसआई इंजन शुड बी। तो फ्यूल एयर रेशियो किसमें होगा? एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन और पेट्रोल इंजन। तो उसमें फ्यूल एयर रेशियो का क्या रेशियो होना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर? ऑप्शन ए लीन, ऑप्शन बी रिच, ऑप्शन सी मे बी रिच और लीन, ऑप्शन डी केमिकली करेक्ट। तो देखिए, जो फ्यूल एयर रेशियो होता है वो हम बात कर रहे हैं 15:1 की। 15:1 इसको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, है ना, या केमिकली करेक्ट रेशियो। 15 पार्ट क्या होगा? एयर होगा, और 1 पार्ट ही आपका पेट्रोल होगा, है ना। अगर इधर आते हैं मतलब क्या होगा? पेट्रोल की जो मात्रा होगी वो बढ़ेगी, और इधर अगर हम आते हैं तो पेट्रोल की मात्रा क्या होगी? घटेगी। मतलब यहाँ पे 16:1 हो गया, 18:1 हो गया। तो ये जो हमारा होता है ये क्या होगा? रिच मिक्सचर, है ना, और ये क्या होगा? लीन मिक्सचर। रिच मिक्सचर का मतलब पेट्रोल की अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है। तो हमें मैक्सिमम पावर के लिए केमिकली करेक्ट रेशियो चाहिए, जिसको हम स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। जनरली 15:1 लिया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रोक वॉल्यूम इज 500 सीसी। सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड द क्लियरेंस वॉल्यूम इज 50 सीसी। द कंप्रेशन रेशियो इज। तो जैसे बोलते हैं ना कि कितने सीसी का इंजन है, तो सीसी का मतलब होता है सिलेंडर का साइज, क्यूबिक सेंटीमीटर। जितना बड़ा साइज होगा मतलब उतना ही सीसी होगी, और उतना ही ज्यादा पावर डेवलप होगा। जैसे बोलते हैं ना, बड़ा पेट तो बड़ा खाना खाएगा, और ज्यादा खाना खाएगा तो ज्यादा ताकत डेवलप होगा। तो उसी तरह से सीसी है। हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम की सीसी कितनी दी हुई है? 500 सीसी, और क्लियरेंस वॉल्यूम की सीसी कितनी दी हुई है? 50। तो हमसे पूछा गया है कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो हमने बोला था, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? हमारा टोटल वॉल्यूम V टोटल बाई वी सी, मतलब क्लियरेंस। वी टोटल का मतलब होता है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं 1 प्लस वी एस अपॉन वी सी। तो 1 प्लस वी एस अपॉन वी सी क्या हो जाएगा? 1 प्लस वी एस कितना दिया हुआ? 500। तो ये हो गया 1 प्लस कितना? 500 डिवाइडेड बाई 50। तो ये कितना हो जाएगा? 10। 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a reversible heat engine absorb heat from 320 degree Celsius and release heat at 27 डिग्री सेल्सियस, द एफिशिएंसी विल बी। एक रिवर्सिबल हीट इंजन है। रिवर्सिबल हीट इंजन, रिवर्सिबल का मतलब है आइडियल। आइडियल हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है, कार्नोट हो सकता है। तो अगर ये रिवर्सिबल हो, आइडियल हो या कार्नोट हो, तो मतलब समझिए वो कार्नोट साइकिल पे काम कर रहा है। तो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है? मतलब सोर्स का जो टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है T1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 327 डिग्री सेल्सियस, एंड T2 जो दिया हुआ है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कार्नोट की जो इफिशियंसी होती है, रिवर्सिबल का मतलब है कार्नोट। कार्नोट की इफिशियंसी जो होती है कैसे दिया जाता है? 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 का मतलब है सिंक का टेम्परेचर अपॉन सोर्स का टेम्परेचर। तो अभी हमने बताया था कार्नोट जो है एक आइडियल साइकिल है या रिवर्सिबल साइकिल है, जो इसकी इफिशियंसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे याद रखना है कि जो इफिशियंसी होती है
या यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लंडर मिस्टेक बच्चे यहीं पे करते हैं कि टेम्परेचर देखा 327 T1 रख दिया, 27 T2 रख दिया, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, केल्विन में। तो 370 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा, आपकी हो जाएगी 600 केल्विन। और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 273 हो जाएगा 300 केल्विन। अब आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो यहाँ से एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस कितना 300 अपॉन 600, तो ये आ जाएगा कितना 1 माइनस 1/2, और यहाँ से आएगा 0.5, तो 0.5 का मतलब हो गया 50%। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल हैज द प्रेशर एट बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन इज 1 बार। मतलब बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन जनरली हम उसको लेते हैं P1, तो P1 दिया हुआ है हमारे पास 1 बार, एंड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इज 11 बार। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है कितना, 11 बार दिया हुआ है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द कंप्रेशन रेशियो। आपको क्या निकालना है, आरसी बोले तो कंप्रेशन रेशियो एंड एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ इंजन। एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब है एफिशिएंसी ऑफ किसकी, ऑटो साइकिल। तो देखिए एक इंजन है जो ऑटो साइकिल पे काम कर रहा है, मतलब कौन सा इंजन होगा, पेट्रोल इंजन होगा। तो हमें क्या निकालना है, इसमें कंप्रेशन रेशियो निकालना है और एयर स्टैंडर्ड साइकिल निकालना है। तो ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी कितनी होती है, 1 माइनस 1 अपन आर टू दी पावर गामा माइनस 1। ऐसे ही है, आर का मतलब है यहाँ पे आरसी कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, कंप्रेशन रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कंप्रेशन रेशियो का मतलब ये है कि आपने अगर पीवी डायग्राम पढ़ा होगा, तो पीवी डायग्राम डीजल पेट्रोल इंजन के लिए कैसा बनता है, ये हम यहाँ से ऐसे कंप्रेशन कर रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, हीट एडिशन होता है, और यहाँ से होता है एक्सपेंशन, और ये हो जाता है यहाँ पे अपना वर्टिकली आएगा, ये हो जाता है एग्जॉस्ट। ठीक है, तो ये होगा 1 और ये होता है 2। तो अगर कंप्रेशन रेशियो की अगर हम बात करें, आरसी इज इक्वल टू क्या होगा, आरसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2। मतलब जहां से हम कंप्रेस करना स्टार्ट कर रहे हैं वहां का वॉल्यूम, और जहां पे हमने खत्म किया वहां का वॉल्यूम, तो ये V1 अपन V2। तो ये देखिए कंप्रेशन जो होता है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। तो यहाँ पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का मतलब है, इसमें अगर रिलेशन आप देखेंगे तो ये हो जाता है क्या, PV टू द पावर गामा, क्या हो जाएगा, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक के लिए, तो क्या होगा V1 अपन V2। अपन ऐसा कर सकते हैं इसमें क्या, P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 टू द पावर गामा, ऐसे ही होगा। तो यहाँ से आप V1 अपन V2 निकाल सकते हैं। V1 अपन V2 क्या हो जाएगा, P2 अपॉन P1 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 बाई गामा, ये हो जाएगा 1 बाई गामा। तो यहाँ से आप निकालेंगे क्या, RC। अब चूंकि V1 V2 तो दिया नहीं आपके पास, क्या दिया हुआ, P2 और P1 क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, स्टार्टिंग ऑफ कंप्रेशन का मतलब P1 और आफ्टर कंप्रेशन का मतलब है P2। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ का प्रेशर हो गया अपना P1 और यहाँ का प्रेशर हो गया P2। तो P2 अपन P1 1 बाई गामा, चूंकि गामा दिया हुआ है 1.4, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, RC कंप्रेशन रेशियो। जैसे ही कंप्रेशन रेशियो आएगा तो इफिशियंसी निकालेंगे 1 माइनस 1 अपन RC टू द पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से आपकी इफिशियंसी आ जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ इसकी जो कंप्रेशन रेशियो आएगी 5.5 समथिंग, और जो इफिशियंसी आएगी 49.6 है ना। तो एक बार आप कैलकुलेट करके ये देख लीजिएगा, जो भी न्यूमेरिकल्स डाटा था हमने यहाँ पे आपको बता दिया। ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।